हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने आपको लास्ट अपने वीडियोस में बताया था कि हम आपके लिए एक लेबर कोड ऑफ वेजेस पे एक इन डेप्थ वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको जो की प्रोविज़न्स हैं और जो भी इन डेप्थ में क्या क्या प्रोविज़न्स चेंज होने वाले हैं, क्या क्या उसके जो लेबर लॉज के अंदर जो जो नए प्रोविज़न्स आए हुए हैं, उसके जो चेंज होने वाले हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये पीपीटी आपके लिए बहुत खास होने वाला है, बिकॉज जो इससे पहले वाला जो पीपीटी था लेबर कोड ऑन वेजेस इन इंडिया में, उसमें हमने आपको ओवरव्यू बताया था कि क्या क्या जो आपका जो लेबर लॉज है उसमें क्या क्या कौन कौन से चार जो लेबर लॉज हैं उनको मर्ज किया गया है, उनके प्रोविजंस को मर्ज किया गया है। और उसका जो ओवरव्यू है वो हमने आपको लास्ट पीपीटी में दे दिया था। इन केस अगर आपने हमारा लास्ट पीपीटी नहीं देखा है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, और उसमें से जो हमारे ओवरव्यू है वो देख सकते हैं। ओवरव्यू देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आपको डिटेल्स में हमने एनालिसिस करके बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमने इसका नाम रखा है डिकोडिंग द कोड ऑन वेजेस बिल इन इंडिया। तो डिकोडिंग इन द सेंस कि हम जो जो प्रोविजंस उसके डिकोड करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो मिनिस्ट्री है बेसिकली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो लेबर लॉ से रिलेटेड जो सारे लॉज बनाती है, उसमें देखिए इतने सारे जो 100 स्टेट गवर्नमेंट के लॉ थे, 40 सेंट्रल लॉ थे, इनको मर्ज किया गया है। और वो मर्ज जो है वो आपके 4 न्यू कोड में किया गया है। तो जो 4 न्यू कोड मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया था, जैसे कि आपका लेबर कोड हो गया, देन सोशल सिक्योरिटी हो गया, आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला हो गया, और इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला हो गया। तो ये 4 कोड हैं। आज हम इसमें से एक कोड की बात करने वाले हैं, वो है आपका कोड ऑन वेजेस बिल, लेबर कोड ऑन वेजेस जिसको हम बात कर रहे हैं। तो लेबर कोड ऑन वेजेस जैसे हमने पहले भी बताया था कि इसमें 4 आपके जो एक्ट हैं उनको मर्ज किया गया है। पहला है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में जो आया था, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले आया था। उसके बाद है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट की मिनिमम वेजेस जो मिलना चाहिए उसका एक्ट है ये। पेमेंट ऑफ बोनस 1965, इसमें आपको बोनस का बताया गया है कि आप कब आपका जो बोनस है कितना मिलेगा। और इक्वल रेमुनरेशन जो आपका आया था 1976 में, कि हर किसी को बराबर जो रेमुनरेशन है बराबर मिलना चाहिए। तो इन चारों का ये जो बिल है वो इन चारों को मिला के बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो मिनिमम इस वाले जो जो ये वेजेस जो लेबर कोड ऑन वेजेस बिल है, इसमें आपको मिनिमम वेजेस का और पेमेंट ऑफ वेजेस का बताया गया है। इसमें जैसे आपको मैंने डेप्थ में आपको बताऊं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो नेशनल फ्लोर रेट तय करेगा। नेशनल फ्लोर रेट कैसे बनेगा? एम्प्लॉयर साइड से कुछ लोग रहेंगे, ठीक है, लेबर यूनियन से कुछ लोग रहने वाले हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट से कुछ लोग रहने वाले हैं। तो जो ये जो तीनों मिलके एक फ्लोर रेट तय करेंगे। फ्लोर रेट जो रहेगा वो आपके मिनिमम वेजेस से ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए फ्लोर रेट एक तय करेंगे, एक नया रेट आएगा जो फ्लोर रेट रहेगा। जैसे आपने मिनिमम वेजेस आपको पता है ना, जो मिनिमम रेट मिलना चाहिए, वैसे फ्लोर रेट तय होगा, वो आपके मिनिमम वेजेस से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर कोई जैसे आपका कोई स्टेट है जो फ्लोर रेट से ऊपर पे कर रहा है, तो वो कंटिन्यूस पे कर सकते हैं, मतलब जो अभी चल रहा है वो कर सकते हैं। बट अगर कोई जो आपका स्टेट है जो फ्लोर रेट से कम पे कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको फ्लोर रेट तो पे करना ही पड़ेगा। वो प्रोविज़न लेके गवर्नमेंट ने आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ वेजेस। ये हमने बताया था आपको कि पेमेंट ऑफ वेजेस डायरेक्टली वर्कर के अकाउंट में ही करना है और टाइमली पेमेंट करना है। जैसे 7 तारीख से पहले पेमेंट होना चाहिए नेक्स्ट मंथ का, तो उससे पहले पेमेंट करना है और टाइमली पेमेंट करना है और डायरेक्टली अकाउंट में पेमेंट करना है। बात करेंगे अगर इक्वल रेमुनरेशन का। इक्वल रेमुनरेशन मतलब अगर सेम काम 2 लोग कर रहे हैं तो उनको आपको सेम सैलरी देना है। आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि ये लड़का है ये लड़की है, तो उसमें आपका इक्वल रेमुनरेशन आएगा कि दोनों को सेम, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो आपको दोनों को सेम पे करना है, ठीक है। इससे वेज डिस्पैरिटी वगैरह ख़त्म होगा, ठीक है। और जो समाज में जो हम बोलते हैं कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, वो इससे कम हो जाएगा, मतलब इक्वल राइट मिलेगा और जो अभी तक जो डिस्पैरिटी था वो कम हो जाएगा। वेजेस का डेफिनेशन हम आगे भी कवर करने वाले हैं। इसमें बेसिक पे रहने का अलाउंसेस रहेगा और जो जो डिडक्शन होने वाले हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ये हम डिटेल में आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। बात करें वर्किंग आवर्स की, तो जो नए कोड है उसमें वर्किंग आवर्स में जैसे आपने
अभी तक जो पढ़ते हैं वर्किंग आवर्स होने चाहिए 9 आवर्स जो है ना वो मिनिमम होने चाहिए, 9 आवर होने चाहिए। उसी में आपका लंच ब्रेक भी इंक्लूडेड है, बट उसको क्या है ना क्लियर कट डिफाइन नहीं किया कि लंच ब्रेक कितना होना चाहिए। ओके 9 आवर्स बताएगा, बट जो आपका नया कोड जो नया रहने वाला है उसमें आपको क्लियर कट बताया गया कि 8 आवर ऑफ वर्क टाइम रहेगा विथ एडिशनल 1 आवर ऑफ ब्रेक रहेगा। तो टोटल आपको 9 आवर रहने वाला है। इसमें 8 घंटे काम का और जो 1 घंटा है वो आपका लंच टाइम होगा। तो क्लियर कट डिफाइन किया गया है। उसके बाद है ओवर टाइम वेज रूल। ओवर टाइम वेज रूल में बताया गया है कि जो ओवर टाइम है वो नॉर्मल वेजेस से डबल ही रहने वाला है। जो प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम ही है, अभी भी वही प्रोविज़न है कि ओवर टाइम जो रहेगा वो जो आपका नॉर्मल वेज रेट है उससे डबल ही रहने वाला है। अगर बात करूं मैं अदर प्रोविज़न की, तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपका ट्रेड यूनियन हुआ, एम्प्लॉयर हुआ और स्टेट गवर्नमेंट हुए या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लोग हुए, वो एक फिक्स फ्लोर वेज तय करेंगे, फ्लोर रेट जिसको बोले फ्लोर वेज तय करेंगे, और वो थ्रू आउट द कंट्री चलेगा। ओके अगर उससे कम हुआ तो मिनिमम इतना तो देना ही है, ज़्यादा है तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसको पे कर सकती है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी कंपोनेंट एंड टेक होम पे एम्प्लॉय विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा ना वो आपके टोटल अलाउंस से एटलीस्ट 50% होने चाहिए, और आपका जो टोटल अलाउंसेज है, ठीक है, वो आपका 50% का कैपिंग है। इससे ज़्यादा अलाउंसेस पे नहीं कर। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों, जब आपको जैसे स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की बात करूँ नहीं, एम्प्लॉयर की बात करता हूँ। एम्प्लॉयर क्या करता है कि बेसिक आपका कम कर देता है, क्योंकि बेसिक मान लीजिए 5000 कर दिया, लेट से 10,000 कर दिया, ठीक है। अभी पीएफ वगैरह जो आपका डिडक्शन होता है वो बेसिक पे होता है, ठीक है, बेसिक डीए पे होता है। डीए आपका मान लीजिए 2,000 रुपये, तो आपका जो 12,000 रुपये हो गया। अभी पीएफ का जो डिडक्शन होगा वो 12,000 रुपये होगा, तो पीएफ का जो डिडक्शन होगा 12,000 रुपये होगा। जैसे 12% 13% आपको जो पीएफ है वो 12,000 रुपये होगा, तो कम आपको पीएफ अमाउंट जो आपका एक्यूमुलेट होगा वो कम होगा। सिमिलरली ग्रेजुटी का जो भी अमाउंट जाएगा वो भी आपका कम जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक और जो डीए है वो कम है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेसिक बढ़ा दिया है इसमें आपका। चूँकि बेसिक बढ़ा दिया है तो आपका पीएफ का जो डिडक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। बट इसमें एक चीज़ क्या रहेगा कि आपका जो सेविंग रहेगा ना सोशल सिक्योरिटी वाला, जैसे पीएफ का हो गया, ग्रेजुटी हो गया, जो आपको बाद में काम आने वाला है, वो उसमें एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। बट आपका जो टेक होम सैलरी जो रहेगा ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज आपका जो पैसा है वो आपके पीएफ और ग्रेजुटी में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, वो हमने क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों आपको कि आपका जो लेबर कोड है इसमें सैलरी स्ट्रक्चर में क्या होगा ना कि आपका जो टेक होम पे है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज आपका पीएफ और ग्रेजुटी में पैसा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, बिकॉज आपका बेसिक सैलरी बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको और डिटेल में क्लियर कर दूंगा उसको। आगे चलते हैं, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी क्या क्या रहने वाली है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज़ की लाइबिलिटी के लिए, तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस जो फ्लोर रेट रहने वाला है उतना तो पे करना ही है, वो उनकी लाइबिलिटी है। ठीक है, ओवर टाइम वेजेस पे करना है, अगर ओवर टाइम काम कर रहा है तो डबल द रेट ऑफ नॉर्मल रेट जो होगा उसे डबल पे करना है। ठीक है, और टाइमली पे करना है। ठीक है, वर्ड एक्सप्लोटेशन, वर्किंग आवर्स जो रहेगा वो 9 आवर्स होने वाला है, उससे ज़्यादा अगर आप काम कराते हैं तो ओवर टाइम पे करना है। और उसके भी प्रोविजंस है कि इतना ही आप ओवर टाइम वीकली और मंथली करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। वो प्रोविजंस भी अभी भी है, वो आगे भी आने वाले हैं। ठीक है, आपको जो मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय रजिस्टर जो रहता है, जैसे आपको पता है फॉर्म ABCD वगैरह रहता है, अभी फॉर्म ABC और जो D जो अभी फॉर्म्स जो मेंटेन करते हैं एम्प्लॉयर, उसको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है और एज ए रिकॉर्ड बुक भी करना है, वो अभी भी होता है। जनरेटिंग पे स्लिप विद डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्राइब, तो एक पे स्लिप का एक प्रोविज़न आया हुआ है, वो अभी भी है, बट उसको डिटेल वे में एक सैम्पल है, उसी को जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन है उसी फॉर्मेट में उनको पे स्लिप हर महीने, जैसे हमको सैलरी स्लिप मिलता है, उनको वेज स्लिप हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हर कॉन्ट्रैक्टर का और हर एम्प्लॉयर की ये लाइबिलिटी रहेगी कि उनको वेज स्लिप उसी फॉर्मेट में हर महीने देना है।
ठीक है। अगर इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है तो जो पेमेंट रहेगा वो डिप्टी चीफ लेबर को जमा कराना पड़ेगा विद इन 3 to 6 मंथ, सो दैट कि वो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं है ना उनको पास ऑन हो सके। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन कंप्लाइंस की, अगर देखिए ये इस सेक्शन इस वाली स्लाइड में बात करने वाले ऑफेंस की और पेनल्टीज़ की। बेसिकली ये जो ऑफेंस जो पेनल्टी होगा वो नॉन कंप्लाइंस होगा ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो जैसे अगर अगर वेजेस कम पे किए गए, जैसे मैंने कहा था फ्लोर रेट से वेजेस कम पे गए, तो फर्स्ट टाइम अगर डिफॉल्टर रहेगा तो 50,000 का फाइन है, और अगर रिपीटेड अगर डिफॉल्टर रहते हैं तो 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट जेल है और फाइन रहेगा 1 लाख रुपीज़। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पेनल्टी है जो गवर्नमेंट रूल्स में लेके आई है, जिससे क्या है ना जो कंप्लाइंस है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो सके, बिकॉज 50,000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ओके, फॉर फर्स्ट टाइम डिफॉल्टर। तो अगर आप पहली बार में अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं और अगर पता पड़ जाता है गवर्नमेंट को या जो भी उनके जो भी इंस्पेक्टर है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का एक प्रोविज़न है उसमें, अगर उनको आप कंप्लेंट करेंगे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन कंप्लेंट करता है कि मुझे सैलरी कम मिला है, वेजेस कम मिला है, तो उसमें अगर वो सही पाया जाता है उसका जो उनकी जो कंप्लेंट है, तो 50,000 का एम्प्लॉयर को फाइन दिया जाएगा। बात करूँ उसकी मैं अगर कि अगर इसके अलावा किसी प्रोविज़न में अगर कोई ब्रीच होता है, कोई अगर कंप्लाइंस नहीं किया जाता, तो फर्स्ट टाइम डिफ़ॉल्टर को 20,000 फाइन का प्रोविज़न है, और अगर वो कंटिन्यूस डिफ़ॉल्ट करता है या ब्रीच होता है तो 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन जो है वो 40,000 तक का दिया गया है, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन है उनके जो फॉर्म A B C D में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, वेजेस इन्फॉर्मेशन हो गया, ओके, अटेंडेंस इन्फॉर्मेशन हो गया, अगर उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है तो 10,000 तक का फाइन इसमें है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज हमने बात की अपने जो लेबर लॉ ऑफ जो हमारा लेबर कोड एंड वेजेस है उसके की प्रोविजंस के बारे में इन डेप्थ हमने बात की, जो जो प्रोविजंस चेंज होने वाले हैं उसकी हमने बात करी है। इन केस इन फ्यूचर में अगर और भी कोई प्रोविजंस ऐड होते हैं या उनके बारे में जो भी अभी है एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हम आपके लिए नई पीपीटी लेके आएंगे, नया पीपीटी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आप हमारे पुराना वाला पीपीटी लेबर कोड ऑन वेजेस पे, जिसमें हमने बात किया था कि ओवरव्यू के बारे में, और ये जो पीपीटी है इसमें हमने डेप्थ आपके रूल्स बताए हैं, सारे फाइन्स बारे में चर्चा की है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आगे हम आपके बाकी लेबर कोड्स के लिए पीपीटी लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको जो हमारी नई पीपीटीज है उसके बारे में टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इन केस अगर आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हम आपके लिए उस पर पीपीटी लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।